देखिए, आज से आपकी क्लास में जो डिस्कशन है क्या है, डिफरेंट है एकदम। डिफरेंट का मतलब क्या होगा कि जो सेगमेंट आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका पूरा पूरा संबंध होता है मुख्य परीक्षा के साथ। अब ये आपका मेंस एग्जामिनेशन चाहे यूपीएससी ओरिएंटेड हो, चाहे स्टेट पीसीएस ओरिएंटेड हो, दोनों ही जगह आपको ये सब्जेक्ट मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, ये है। तो आज की क्लास में सबसे बड़ा उद्देश्य ये होगा कि जो न्यू सेगमेंट आपके सामने आया है, जनरली जिसको आप क्या कहते हैं, इथिक्स, है ना। तो आपको शुरुआत में ही समझ के चलना पड़ेगा कि इथिक्स का आपके लिए क्या संदेश है, राइट। आखिर ऐसी क्या वजह है कि इथिक्स जैसा जो सेगमेंट है या सब्जेक्ट है, ये आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। और इस सेगमेंट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपको तथ्यात्मक जानकारियां नहीं मिलती हैं। यानी कि आप इस सेगमेंट को रट करके नहीं चल सकते। तथ्यात्मक जानकारी आधारित कोई भी डिस्कशन इसमें नहीं होता है। ये मामला पूरा पूरा किसका, कॉन्सेप्ट का है। और हम सारी बातें करेंगे, है ना। पहले तो सब्जेक्ट की जो उपयोगिता है आपके लिए, उस पर आपको बात करना पड़ेगा, ठीक है। और इस सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करना है वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और इस सब्जेक्ट में पाठ्यक्रम पे तो खैर हम बाद में बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने एक दिन क्लास में आपको बताया था कि अगर आप एथिक्स को अपने ग्रिप में लाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा काम जो आपको करना है वो एक ही करना है कि आप धीरे धीरे थोड़े नैतिक बनना प्रारंभ करें। अगर आपके व्यक्तित्व में नैतिकता है या नैतिकता नहीं है, तो उसको आप जनरेट करने की कोशिश करें। जब तक आपके व्यक्तित्व में मोरल वैल्यूज नहीं होंगे, तब तक इथिक्स आपके समझ में आने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब आप ये बताने की बात करेंगे कि इथिक्स का एक विद्यार्थी के जीवन में क्या उपयोगिता है, या इथिक्स या नीति शास्त्र का एक प्रशासनिक अधिकारी के जीवन में क्या उपयोगिता है, तब आपको पूरा पूरा ये पता पड़ेगा कि इसके तमाम प्रकार के संदेश जो हैं वो नैतिक मूल्यों पर ही क्या है, आधारित है। हम जानते हैं कि कई बार नैतिक मूल्यों को अपने व्यक्तित्व में उतारना उतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि हम लोग एक ऐसे भौतिक वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं जहां पर नैतिक बनाना अपने आप को, या अपने व्यक्तित्व में नैतिक मूल्यों को जनरेट करना अपने आप में टिपिकल टास्क है। मैंने हमेशा कहा है कि दुनिया की कोई किताब आपके व्यक्तित्व में नैतिक मूल्यों को पैदा नहीं कर सकती। दुनिया का कोई भी अध्यापक आपके व्यक्तित्व में नैतिक मूल्यों को पैदा नहीं कर पाएगा। नैतिक मूल्य खुद से सीखने वाली एक बात है। अगर आप खुद से ही अपने व्यक्तित्व में नैतिक मूल्यों को पैदा करना चाहते हैं तो वो आ जाएंगे। अन्यथा अगर आप ये सोच के चलेंगे कि दुनिया में कोई किताब ऐसी विद्यमान है कि वो आपके व्यक्तित्व को नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण कर देगी, या दुनिया में कोई ऐसा अध्यापक है या कोई ऐसी क्लास है जो आपके व्यक्तित्व को नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण कर देगी, तो ये सोचना आपका क्या है, गलत है। नैतिकता खुद से सीखने की चीज है। अगर आप खुद से अपने आप को नैतिक बनाना चाहते हैं तो आप नैतिक बन जाएंगे। अगर आप किसी किताब या किसी अध्यापक या किसी क्लास पर निर्भर होते हुए अपने आप को नैतिक मूल्य देना चाहते हैं, तो शायद ये क्या है, असंभव जैसी बात है। मुद्दा ये है कि ये जो आपका नीति शास्त्र है, ये अपने आप में सब्जेक्ट कैसा है, पहले तो मैं इसका इंट्रोडक्शन आपके सामने रखना चाहता हूँ। असल में तीन प्रकार की जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपके सामने आती हैं, और एक एक बात को समझेंगे। इंट्रोडक्शन अगर आपका अच्छा हो जाएगा तो आने वाले समय में आपको आसानी हो जाएगी। और अच्छी बात यह है कि आपके पाठ्यक्रम में जो भी थिंकर्स हैं, है ना, और अगर मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ा हूँ तो थिंकर्स को आपके सामने ऐसे रखूंगा कि आपको परेशानी में आने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला प्रवेश आपका थिंकर्स में ही होना चाहिए। इसका बड़ा फायदा ये होगा कि अगर आपका शुरुआती प्रवेश थिंकर्स की दुनिया में हो जाता है, तो थिंकर्स बातों बातों में आपको क्या बना देंगे, नैतिक बना देंगे। आपको परेशानी में आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहरहाल देखिएगा, आपके पाठ्यक्रम में तीन प्रकार के शब्द हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको लिख करके दिखाता हूँ। एक शब्द आपको क्या मिलता है, इथिक्स। इसके साथ एक शब्द क्या जुड़ा रहता है आपका, इंटीग्रिटी। और इसके साथ एक शब्द क्या जुड़ा रहता है आपका, एप्टीट्यूड।
एप्टी। अब जो आपका इथिक्स है इंग्लिश में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नीति शास्त्र कहते हैं। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें कुछ जो आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको इंग्लिश में लेकर के चलने की मैं पहले ही आपको बता के चल रहा हूँ। इंटीग्रिटी को आप क्या कहते हैं, सत्यनिष्ठता। सत्यनिष्ठता। और जो आपका एप्टीट्यूड है उसको आप क्या कहते हैं, अभिरुचि कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिरुचि कहते हैं। इन तीन प्रकार की शब्दावलियों को मिला करके ये एक सेगमेंट आपके सामने रखा जाता है। ये सेगमेंट आपका दोनों जगह हेल्पफुल होगा। अगर आप यूपीएससी मेंस की बात करेंगे तो वहां पे भी आपको मिलता है। कुछ चीजें नोट डाउन करके चलेंगे आप, यही है शुरुआत में अगर आप समझ लेते हैं। या अगर आप आज के समय में स्टेट पीसीएस की बात भी करेंगे तो वहां भी आपको ये क्या है, सेगमेंट मिल जाता है। कंप्लीट जो आपका डिस्कशन है मेंस ओरिएंटेड है। कंप्लीट जो आपका डिस्कशन होगा मेंस ओरिएंटेड होगा। ठीक है। अब हमें एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो सेगमेंट आपका है, अगर मैं आपको ये कहूं तो आपको अपने आप को चौंकाने वाली बात नहीं होगी। ये सब्जेक्ट या सेगमेंट जो आपका है साथियों, ये अपने आप में कोई स्वतंत्र विषय नहीं है। ये अपने आप में कोई स्वतंत्र विषय नहीं है। ये कहना सीखो कि ये अपने आप में स्वतंत्र रूप नहीं है या अपने आप में स्वतंत्र विषय नहीं है। असल में ये क्या है, ये व्यवस्थाओं का मिला जुला रूप है। ये क्या है, ये व्यवस्थाओं का मिला जुला रूप है। व्यवस्थाओं का मिला जुला रूप है। व्यवस्थाओं का मिला जुला रूप है। आखिर किस प्रकार की व्यवस्थाओं का मिला जुला रूप है, तो हम कहेंगे कि जिन व्यवस्थाओं का मिला जुला रूप है वो भी क्या है, वो सारे के सारे क्या है, जिन व्यवस्थाओं का मिला जुला रूप है साथियों, वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे आपके स्वतंत्र विषय हैं। वो सारे के सारे क्या आपके स्वतंत्र विषय हैं। जैसे जैसे आप कहेंगे और राजनीति विज्ञान, जैसे आप क्या कहेंगे, और राजनीति विज्ञान। जैसे आप लोग क्या कह के चलेंगे, समाज शास्त्र, समाज शास्त्र। जैसे आप क्या कहेंगे, और राजनीति विज्ञान। जैसे आप क्या कहेंगे, समाज शास्त्र। और जैसे आप लोग क्या कहेंगे, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र। तो इस विषय की शुरुआती समस्या यही रह जाती है, या इस सेगमेंट की शुरुआती समस्या यही रह जाती है कि ये अपने आप में स्वतंत्र विषय एज अ इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट आपके सामने नहीं आता है। ये विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं का क्या है, मिला जुला रूप है। और जिन विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं का मिला जुला रूप है वो सारे के सारे क्या माने जाते हैं, आपके स्वतंत्र विषय के रूप में आपके सामने आते हैं। यानी कि जो आपका नीति शास्त्र है, या जो आपका सत्यनिष्ठा है, या जो आपका अभिरुचि है, जिसको आपने इंग्लिश में क्या कहा है, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, तो ये अपने आप में स्वतंत्र विषय नहीं होगा। इसमें और राजनीति विज्ञान की बातें भी आपको करनी पड़ेंगी, इसमें समाज शास्त्र की बातें भी आपको करनी पड़ेंगी, और इसमें दर्शन शास्त्र की बातें भी आपको करके चलनी पड़ेंगी। ये शुरुआत में मुझे आपको बता के चलना है। आप जितना भी डिस्कशन करेंगे आने वाले दिनों में, एक बात याद रखना, जितना भी डिस्कशन आप आने वाले दिनों में करेंगे, यानी कि ये जो सेगमेंट आपका होगा, इसकी जो मेन टीचिंग आपको मिलेगी, आप एवरी डिस्कशन में यही पाएंगे। इसकी जो मेन टीचिंग आपको मिलेगी, यानी कि इसकी जो मुख्य शिक्षा आपको मिलेगी, तो मुख्य शिक्षा हर जगह आपको क्या सिखाएगी, नैतिक मूल्य। हर जगह नैतिकता जुड़ के कार्य करेगी, यानी कि नैतिक। आप इस पाठ्यक्रम में शामिल किसी भी टॉपिक को उठा के देखें, हर टॉपिक आपको नैतिक बनाए जाने का उद्देश्य लेकर के आपके सामने आता है। तो बार बार नैतिकता 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 आती रहेगी, और हर टॉपिक में आपको यही मिलेगा। ठीक है। अब अगली बात आपको यहाँ पर हल्केपन में मैं बाद में बड़े बड़े पैराग्राफ में आपको अभी लिखाने वाला हूँ, बहुत कुछ है इसमें। अगर ये विषय आपके कंट्रोल में आ गया तो एक बात समझ लेना, मैं जो कुछ भी आपको क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग मिल करके,
तो ये चीजें केवल आपको सिखाने के उद्देश्य से हैं। यानी कि जब कभी भी मुख्य परीक्षा में नीति शास्त्र पर आधारित होकर के किसी सवाल को आपको लिखना होगा, तो आपका बड़ा प्रयास ये होना चाहिए कि शब्द समझ आपकी खुद की होनी चाहिए। मैं आपको वो नहीं सिखा सकता, ये तो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। क्या कहा? ये तो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। और नीति शास्त्र के मुख्य परीक्षा में शामिल होने के बावजूद इंटरव्यू में आपसे अब उतने ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। यानी कि आपके व्यक्तित्व की नैतिकता का जो वास्तविक परीक्षण है वो मुख्य परीक्षा में ही कर लिया जाता है। मुख्य परीक्षा में सवालों के माध्यम से ऐसी ऐसी कंडीशंस आपके सामने रखी जाएंगी कि आप उन कंडीशंस का सामना किस प्रकार से करेंगे। तो आप लेखन की पद्धति या लेखन की प्रक्रिया के माध्यम से अपने व्यक्तित्व की जो नैतिकता है वो मुख्य परीक्षा में ही दिखा देते हैं। इसी कारण इंटरव्यू का भार क्या हो गया है? थोड़ा कम हो गया है। राइट। अच्छा, मैं पहले कुछ आपको सिखाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि एक तरफ क्या है? सरकार है। ऐसे समझते हैं, एक तरफ क्या है? सरकार है, यानी कि गवर्नमेंट है, साथ साथ बनाइए। ठीक है। और सरकार के सामने क्या होते हैं? नागरिक। यानी कि सरकार के सामने हमने क्या स्टैब्लिश किया? मान लीजिए सिटीजन्स, यानी कि नागरिक। सिटीजन्स यानी कि नागरिक। अब हमें ये समझना है कि सरकार देखो किसी भी देश की हो, ये मैं केवल हम लोग भारत की बात नहीं कर रहे हैं, सरकार चाहे किसी भी देश की क्यों ना हो, तो देखो सरकार जो होती है वो जब अपने लोगों को यानी कि अपने नागरिकों को क्या करती है? रूल्ड। रूल्ड का मतलब क्या हुआ? वो अपने नागरिकों को क्या करती है? शासित करती है। और जब वो अपने नागरिकों को शासित करने की बात करती है तो आप इतना कह पाएंगे कि नियम एवं कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। नियम एवं कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। नियम एवं कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। ये तो आपको कह करके चलना पड़ेगा। नियम एवं कानूनों की क्या है? आवश्यकता पड़ती है। और इतना आप भली भांति जानते हैं कि देखो नियम एवं कानूनों की जो आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ नियम एवं कानून के साथ हम दो चीजें जोड़ के चलते हैं। तो नियम एवं कानून बनाने का कार्य कौन करता है? बनाने का कार्य कौन करता है? तो आप लोग भली बातें जानते हैं कि बनाने का जो कार्य करता है साथियों, सरकार का एक अंग होता है जिसको आप क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। और ये जो नियम एवं कानून बनाए जाते हैं, इनको लागू कराने का कार्य कौन करता है? बिल्कुल राइट। इनको लागू कराने का कार्य कौन करता है? तो इनको लागू कराने का जो कार्य करता है आप लोग जानते हैं, कार्यपालिका। आप लोग जानते हैं क्या? कार्यपालिका। आप लोग जानते हैं कार्यपालिका। तो ऐसे समझते हैं कि सरकार चाहे किसी भी देश की क्यों ना हो, सरकार जब अपने नागरिकों को शासित करने की बात करती है तो शासित किए जाने के संदर्भ में सरकार को नाना प्रकार के नियम एवं कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो नाना प्रकार के नियम एवं कानूनों की आवश्यकता सरकार को पड़ती है, इनको बनाने का कार्य कौन करेगा? लेजिस्लेचर, विधायिका। और इनको लागू कराने का कार्य कौन करेगा? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। दोनों ही क्या माने जाते हैं? सरकार के अंग माने जाते हैं। आपको आज इसी का कान पकड़ना है। शुरुआत यहां तक बना? अब देखिए, अब ये जो आपका कार्यपालिका होता है, नीति शास्त्र कहाँ आपको लेकर के जाएगा? ये जो आपका कार्यपालिका होता है, तो देखो कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है। एक कार्यपालिका जिसको आप क्या कहते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका। एक कार्यपालिका जिसको आप क्या कहते हैं साथियों? राजनीतिक कार्यपालिका। दैट मीन्स पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। राइट। एक कार्यपालिका आपका होता है जिसको आप क्या कहते हैं? प्रशासनिक कार्यपालिका। एक कार्यपालिका क्या होता है जिसको आप क्या कहते हैं? प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका। बात को बड़े प्यार से समझना, बहुत अच्छी विंडो ओपन हो जाएगी यहीं से। अब देखो ये जो आपकी राजनीतिक कार्यपालिका है, और राजनीतिक कार्यपालिका भी हमारे पास दो रूप में आती है। एक को हम क्या कहते हैं? वास्तविक कार्यपालिका। एक को हम क्या कहते हैं? वास्तविक कार्यपालिका। और एक को हम क्या कहते हैं साथियों? नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका।
नाम मात्र की कार्यपालिका। तो जैसे अगर हम जो आपकी राजनीतिक कार्यपालिका है, अगर हम उसको केंद्र स्तर पर डिस्कस करें, यानी कि केंद्र स्तर पर अगर हम इसको डिस्कस करने की बात करें साथियों, तो केंद्र स्तर पर जो आपकी राजनीतिक कार्यपालिका होगी, उसमें वास्तविक कार्यपालिका में कौन होंगे आपके? मंत्री परिषद। आप लोग भली भांति जानते हैं मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद के हेड कौन होंगे? पीएम साहब होंगे। ठीक है। और नाम मात्र के कार्यपालिका केंद्र के स्तर पर कौन होंगे? राष्ट्रपति। क्या होंगे? राष्ट्रपति। कौन होंगे आपके? राष्ट्रपति। तो आज हमें ये कहना है कि जो हमारा नीति शास्त्र जैसा सेगमेंट है, देखो आज हमें ये कहना है कि जो हमारा नीति शास्त्र जैसा सेगमेंट है वो राजनीतिक कार्यपालिका को कैलकुलेट करके नहीं चलता है। लिख करके इसको काट दो। उसका कोई संबंध राजनीतिक कार्यपालिका के साथ नहीं। उसका कोई भी संबंध राजनीतिक कार्यपालिका के साथ नहीं है। नीति शास्त्र का जो एक्चुअल रिलेशन होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के साथ होता है, यानी कि प्रशासनिक कार्यपालिका के साथ होता है। हम अपनी चर्चाओं में और राजनीतिक कार्यपालिका को आधार नहीं बना सकते, क्योंकि नीति शास्त्र की डिमांड ये है ही नहीं। आप कार्यपालिका में और राजनीतिक कार्यपालिका से दूरियां बना के चलेंगे, डिस्टेंस एक तरीके से मेंटेन करके चलेंगे। यानी कि नीति शास्त्र का जो आपका इथिक्स है, एक ही शब्द के सारे काम चला लेते हैं। जो आपका इथिक्स है, तो इथिक्स का जो वास्तविक संबंध है, इथिक्स का जो आपका वास्तविक संबंध है, तो वास्तविक संबंध किसके साथ होगा जी? वास्तविक संबंध होगा आपका किसके साथ? प्रशासनिक कार्यपालिका। और प्रशासनिक कार्यपालिका में हल्के पन में आप इतना तो कह ही सकते हैं कि हम प्रशासनिक कार्यपालिका में आईएएस रैंक के अधिकारियों की बात करेंगे, प्रशासनिक कार्यपालिका में आईपीएस रैंक के अधिकारियों की बात करेंगे, प्रशासनिक कार्यपालिका में आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इसके अधिकारियों की बात करेंगे। या जो आपका प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज हैं, या जो आपका प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज है जिसको आप पीसीएस कहते हैं, तो पीसीएस रैंक के जो आपके अधिकारी हैं हम लोग उनकी बात करेंगे प्रशासनिक कार्यपालिका। तो ये एक अच्छी बात है कि हम शुरुआत में ही एक चीज को नकार के चलेंगे, क्योंकि हमारा उस तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। एक तरीके से हम ये तो कहेंगे कि कार्यपालिका कार्यपालिका कार्यपालिका, यानी कि इथिक्स कार्यपालिका को बहुत ज्यादा कैलकुलेट करके चलेगी, लेकिन कार्यपालिका में और राजनीतिक कार्यपालिका को हम शामिल नहीं करते हैं। कार्यपालिका में हमारा जो सारा ध्यान होगा वो किसके साथ होगा? प्रशासनिक कार्यपालिका के साथ होगा। और प्रशासनिक कार्यपालिका में आईएएस आईपीएस आईएफएस रैंक के अधिकारी आप लेके चलने वाले हैं। या जो आपकी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज हैं, प्रांतीय सेवाएं जो आपके, जिसको आप पीसीएस कहने की बात करते हैं, तो पीसीएस रैंक के अधिकारियों का डिस्कशन आपको करना है। यानी कि वास्तविक संबंध जो होगा वो आपका राजनीतिक कार्यपालिका के साथ नहीं होगा, बल्कि किसके साथ होगा? प्रशासनिक कार्यपालिका के साथ होगा। और क्यों होगा, अब हमें वो समझना है। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, असल में होता क्या है? होता यह है कि मान लीजिए अगर आपने अगेन फिर कहा कि एक तरफ आपने किसको लिया? गवर्नमेंट यानी कि सरकार को लिया, और गवर्नमेंट के सामने आपने किसको लिया? नागरिक यानी कि सिटीजन्स आपने लिए। अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात जब हम करेंगे तो हम कहेंगे कि भाई सरकार, नागरिक सरकार को क्या देते हैं? टैक्स। नागरिक सरकार को क्या दे रहे हैं? टैक्स यानी कि कर दे रहे हैं। तो सरकार नागरिकों का क्या करेगी? कल्याण यानी कि वेलफेयर करेगी। ये सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जब नागरिक आपको टैक्स दे करके चल रहे हैं, तो उसी टैक्स का प्रयोग करके आप अपने ही नागरिकों का कल्याण करेंगे, वेलफेयर करेंगे। यानी कि नाना प्रकार की सुविधाएं उन्हें देने का कार्य करेंगे, ताकि उनका जीवन क्या हो जाए? कन्वीनियंट हो जाए, आसान हो जाए, या सुविधाजनक हो जाए। तो असल में फिर वही बात आ जाएगी कि जो वेलफेयर होगा, जो आपका कल्याण होगा, उसमें आपको क्या दिखाने? नियम एवं कानून दिखाने। उसमें आपको क्या दिखाने? नियम एवं कानून दिखाने हैं। नियम एवं कानून बनाए जाएंगे, नीतियां बनाई जाएंगी। उनके माध्यम से सरकार टैक्स के बदले में क्या है? अपने नागरिकों का कल्याण यानी कि वेलफेयर करके चलती है। राइट।
लेकिन ये जो आपके नियम और कानून हैं, इन नियम और कानूनों के साथ मामला यहाँ आकर के टिक जाता है। ये मेन चीज है आपके, ये मेन चीज है काम की आपके। मामला यहाँ पर आकर टिक जाता है कि एक तरफ तो क्या आ जाता है आपका, जिसको हम कहते हैं प्रशासनिक अधिकारी वर्ग। एक तरफ तो क्या आ जाता है आपका प्रशासनिक अधिकारी वर्ग, प्रशासनिक अधिकारी वर्ग। और एक तरफ साथियों क्या आ जाते हैं आपके नागरिक आ जाते हैं। एक तरफ आ जाता है आपका प्रशासनिक अधिकारी वर्ग और एक तरफ क्या हो जाता है आपके नागरिक आ जाते हैं। और प्रशासनिक अधिकारी वर्ग जो है ये करता क्या है, इसका काम क्या है यहाँ पर, इसका काम ये है कि जो भी नियम एवं कानून हैं जिनके सहारे नागरिकों का कल्याण होना है, जो भी नियम एवं कानून है जिनके सहारे नागरिकों का कल्याण होना है, तो ये जो नियम एवं कानून है इनकी पहुंच कहाँ तक रखे, नागरिकों के साथ। इनकी पहुंच कहाँ तक रखे, नागरिकों के साथ। यानी कि मैंने हमेशा कहा है कि प्रशासनिक अधिकारी वर्ग का एक बड़ा कर्तव्य ये होता है कि सरकार के द्वारा जो तमाम प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं या सरकार के द्वारा जो तमाम प्रकार के नियम एवं कानून बनाए गए हैं जिनका उद्देश्य नागरिकों का कल्याण करना है, उनके जीवन को सुविधाजनक बनाना है, तो प्रशासनिक अधिकारी का मतलब ये होता है कि इन नियम एवं कानूनों की पहुंच कहाँ तक रखे, नागरिकों को तक रखे। इसको ऐसे भी मैं कहता हूं, आप भी कहना सीखो कि जो आपका प्रशासनिक अधिकारी वर्ग है, जो आपका प्रशासनिक अधिकारी वर्ग है, प्रशासनिक अधिकारी वर्ग है साथियों, तो प्रशासनिक अधिकारी वर्ग क्या कराता है, प्रशासनिक अधिकारी वर्ग क्या कराता है, एक संवाद कराता है, एक संवाद कराता है। और ये संवाद जो होता है नियम एवं कानूनों पर आधारित होता है। ये किस पर आधारित होता है, नियम एवं कानूनों पर आधारित होता है। नियम एवं कानूनों पर क्या होता है, आधारित होता है। और ये जो संवाद आपका कराया जाता है, ये संवाद सरकार तथा जनता के बीच कराया जाता है, सरकार तथा नागरिकों के बीच, सरकार तथा नागरिकों के मध्य, सरकार तथा नागरिकों के मध्य, सरकार तथा नागरिकों के मध्य। तो चाहे तो बात आप ऐसे कह लो, चाहे बात आप वैसे कह लो, मतलब तो एक ही निकलने वाला है। यानी कि जो भी नियम एवं कानून बनाए गए हैं उन्हीं नियम एवं कानूनों के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी वर्ग का परम कर्तव्य ये बनता है कि वो सरकार तथा नागरिकों के मध्य लगातार संवाद कराए, कम्युनिकेशन कराए, बातचीत कराए, नियम एवं कानूनों की पहुंच नागरिकों तक पहुंचाए और नागरिकों को साथ ही साथ ये समझाने का प्रयास करे कि सरकार आपके बारे में क्या है, चिंतित है। लिखते समय सरकार का विरोध नहीं करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे तो बाहर रह जाएंगे, याद रखना। लेखन शैली में मुख्य परीक्षा में लिखते समय आपका राजनीतिक दृष्टिकोण चाहे कुछ भी हो, आप सरकार की बुराई नहीं कर सकते। आप सरकार का समालोचनात्मक मूल्यांकन अवश्य कर सकते हैं, सरकार के नकारात्मक पक्ष को दिखा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ सकारात्मक पक्ष पर भी चर्चा करेंगे। और अगर सेंटिमेंटल होते हुए मुख्य परीक्षा के दौरान आपने सरकार का विरोध कर दिया तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, क्योंकि जो आपकी कॉपी का मूल्यांकन करता है उसके बारे में आप नहीं जानते कि उसका राजनीतिक दृष्टिकोण कैसा है। इसलिए बहुत ही प्यारा सा डिस्कशन आपको करना होता है। आप हल्केपन में सरकार की आलोचना करेंगे तो आप तारीफ अवश्य करके चलेंगे। यानी कि इसको कहा जाता है सरकार की नीतियों का समालोचनात्मक मूल्यांकन। और जब हिंदी में ये शब्द मिलेगा कि समालोचनात्मक मूल्यांकन, तो आपको सरकार का नकारात्मक पक्ष भी दिखाना पड़ेगा और आपको सरकार का सकारात्मक पक्ष भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मामला है और यहीं से आपकी पहली विंडो आज की क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है ना। लिखो आप जरा, अब दिल खोल के लिखो। छूट गया कुछ, यहाँ जाइए। मतलब कम से कम इतना इतना नैतिक आपको अवश्य बन जाना है ताकि मुख्य परीक्षा में लिखते समय कोई आपको पकड़ ना पाए। नैतिक बनना पड़ेगा अगर इसमें मार्क्स अच्छे पाने हैं। और इसमें मार्क्स अगर आप अच्छे पा गए तो आपकी मुख्य परीक्षा क्वालिफाई। ये एक ऐसा सेगमेंट है।
है ना। लिखो जरा, हम आपको दिक्कत नहीं आने देंगे, हर चीज इस तरीके से आपके सामने रखूंगा। एक बात आज ही बता रहा हूँ, इथिक्स जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा एक उद्देश्य ये रहता है कि आपको कंडीशंस बनानी आनी चाहिए। अभी जब चैप्टर्स आपके सामने आएंगे ना, तो वहां मैं कंडीशंस बना के आपको दिखाऊंगा। जो विद्यार्थी कंडीशंस बनाना जानता है और कंडीशंस को टैकल करना जानता है, तो इथिक्स उसके लिए क्या है, टच एंड गो वाली बात हो जाती है, बड़ा आसान हो जाता है। आप रटने की कोशिश ना करें, आपको कंडीशंस बनानी आनी चाहिए। और मान लीजिए, अगर आपको ये बताना होगा कि ऑनेस्टी ज्यादा अच्छी चीज है या इंटीग्रिटी, यानी कि ईमानदारी ज्यादा अच्छी चीज है या सत्य निष्ठा, तो आप लिखेंगे शब्दों के माध्यम से, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको दोनों के रिगार्डिंग कंडीशंस बनानी आनी चाहिए। और जब आप कंडीशंस बना करके डिस्कस करने की बात करेंगे, तो सारी कहानी आपके लिए मोर कन्वीनियंट हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। बहरहाल लिखिएगा आप। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी वर्ग जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी वर्ग एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी वर्ग एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। सरकार द्वारा बनाए गए सरकार द्वारा बनाए गए नियम एवं कानूनों के धरातल पर सरकार द्वारा बनाए गए नियम एवं कानूनों के धरातल पर सरकार द्वारा बनाए गए नियम एवं कानूनों के धरातल पर सरकार तथा नागरिकों के मध्य सरकार तथा नागरिकों के मध्य संवाद कराने का कार्य करता है। सरकार तथा नागरिकों के मध्य संवाद, कम्युनिकेशन करवाने का कार्य करता है। सरकार तथा नागरिकों के मध्य संवाद कराने का कार्य करता है। संवाद कराए जाने की इस प्रक्रिया में संवाद कराए जाने की इस प्रक्रिया में सरकार की इच्छा तो यही रहती है संवाद कराए जाने की इस प्रक्रिया में सरकार की इच्छा तो यही रहती है संवाद कराए जाने की इस प्रक्रिया में सरकार की इच्छा तो यही रहती है कि प्रशासनिक अधिकारी वर्ग ईमानदारी से, अब सब दे दिया हमने आपको, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। 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 असल में ईमानदारी तो एक महंगी व्यवस्था है। 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 यदि इसका उद्भव किसी मनुष्य के व्यक्तित्व में कराना हो, यदि इसका उद्भव किसी मनुष्य के व्यक्तित्व में कराना हो, यदि इसका उद्भव किसी मनुष्य के व्यक्तित्व में कराना हो, यदि इसका उद्भव किसी मनुष्य के व्यक्तित्व में कराना हो, तब उस मनुष्य के व्यक्तित्व को
नैतिक मूल्य देने ही होंगे। तब उस मनुष्य के व्यक्तित्व को नैतिक मूल्य देने ही होंगे। तब उस मनुष्य के व्यक्तित्व को नैतिक मूल्य देने ही होंगे। पिछले कुछ समय से प्रशासनिक अधिकारी वर्ग पिछले कुछ समय से प्रशासनिक अधिकारी वर्ग नियम एवं कानूनों के धरातल पर पिछले कुछ सर समय से जी हाँ जी, सर पिछले की बात से मेरा छूट गया। पिछले कुछ समय से प्रशासनिक अधिकारी वर्ग पिछले कुछ समय से प्रशासनिक अधिकारी वर्ग नियम एवं कानूनों के धरातल पर नियम एवं कानूनों के धरातल पर सरकार तथा नागरिकों के मध्य सरकार तथा नागरिकों के मध्य बातचीत कराने में सरकार तथा नागरिकों के मध्य बातचीत कराने में असक्षम प्रतीत हुआ है। इनकैपेबल। सरकार तथा नागरिकों के मध्य बातचीत कराने में असक्षम प्रतीत हुआ है। असक्षम प्रतीत हुआ है। यही कारण है कि नीति शास्त्र जैसी व्यवस्था के माध्यम से यही कारण है कि नीति शास्त्र जैसी व्यवस्था के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी के रूप में यही कारण है कि नीति शास्त्र जैसी व्यवस्था के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जिन व्यक्तियों का चयन होना है जिन व्यक्तियों का चयन होना है जिन व्यक्तियों का चयन होना है उनके व्यक्तित्व में नैतिक मूल्य शामिल कर दिए जाएं। उनके व्यक्तित्व में नैतिक मूल्य शामिल कर दिए जाएं। प्रशासनिक अधिकारी वर्ग के लिए प्रशासनिक अधिकारी वर्ग के लिए प्रशासनिक अधिकारी वर्ग के लिए नीति शास्त्र की प्रशासनिक अधिकारी वर्ग के लिए नीति शास्त्र की यही उपयोगिता है। प्रशासनिक अधिकारी वर्ग के लिए नीति शास्त्र की यही उपयोगिता है। राइट। हम एक अपेक्षा और आपसे करके चलेंगे कि हम इस क्लास, हालांकि मैंने पहले भी कोई क्लास अगर आपको पढ़ाई होगी तो आपने पाया होगा कि मैं कोई किताबी अध्ययन नहीं कराता हूं। यानी कि मेरे किसी डिस्कशन को आप किसी किताब से जोड़ के नहीं चल पाएंगे। संपूर्ण नीति शास्त्र में जो अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया होगी हम खुला डिस्कशन करेंगे। हम केवल आपको अपने शब्द देंगे और हमारे शब्दों का उद्देश्य क्या होगा, आपको सिखाना। आप इन शब्दों को सहारा बनाएंगे और इन शब्दों के विपरीत जाकर के अपने खुद के शब्दों का निर्माण करेंगे और खुद खेलना सीखेंगे। है ना? राइट। यही करना पड़ेगा। अगर बाकी लोगों से अपने आप को डिफरेंट बनाना मैं लगातार आप लोगों को समझाता रहा हूं तो सोच में विपरीत होना पड़ेगा। नई सोच आपको बनानी पड़ेगी और नई तरीके से आपको क्या है, लिखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था कि कंडीशंस। अब देखो, समस्या मैंने आपको बता दी कि नीति शास्त्र को आखिर जोड़ा क्यों गया है। नीति शास्त्र को जोड़ने का मतलब यही है कि प्रशासनिक अधिकारियों के व्यक्तित्व में नैतिक मूल्यों का परीक्षण कर लिया जाए। यह जब आपको बोला जाएगा, जैसे आज आप क्लास में पढ़ रहे हैं
कल के जनाब भविष्य के प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो जब आप नीतीश छात्र के साथ अपना जुड़ाव करके चलेंगे तो नीतीश छात्र एक विद्यार्थी के रूप में भी आपको गाइड करके चलेगा कि आपके व्यक्तित्व में नैतिक मूल्य होने चाहिए, और वही जो आपके नैतिक मूल्य हैं आगे जाकर के आपको एक अच्छा प्रशासक बनाए। दो चीजें आपके सामने रखता हूं, इस चीज को समझना। मान लीजिए कंडीशंस कैसे बनाई जाती हैं, क्योंकि नीतीश शास्त्र का यही खेल है कि आपको कंडीशंस बनाना आना चाहिए, है ना। हालांकि ये सवाल मैं इंटरव्यू में पूछता रहता हूं। कंडीशन नंबर 1 जो मैंने आपको समझाया अभी लिखाया, समस्या क्या है। कंडीशन नंबर, बात को समझना, और मैं चाहूंगा कि आप बना के चलें। आप घर में ये कंडीशन बनाएंगे तभी आप क्लास को अच्छे से टैली कर पाएंगे। कंडीशन नंबर 1 में मैंने क्या कहा, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने क्या कहा कि कंडीशन नंबर 1 में एक क्या है, ए है कोई, और ए के सामने हमने क्या स्टैब्लिश किया, बी, राइट। बी क्या है, यहां पर मान लीजिए प्रशासनिक अधिकारी है। बी क्या है, मान लीजिए यहां पर प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है ना। आपको अच्छा लगे इस नाते हम लिख देते हैं कि मान लीजिए क्या है, एसडीएम, है ना, है ना। एसडीएम बन गए तो मजा ही मजा, फिर क्या है एसडीएम है। और ए क्या है यहाँ पर आपका, शिकायत करता है, घास वाला बंगला जो मैं कहता रहता हूं, दुनिया भर के नौकर। उस चीज को अपने दिमाग में रखा करो, डेडिकेशन कभी कम नहीं होगा। ए क्या मान लिया हमने, शिकायतकर्ता मान लिया, और बी हमने क्या मान लिया, प्रशासनिक अधिकारी मान लिया, है ना। तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर बी जो प्रशासनिक अधिकारी है, इसे ऐसा क्या करना चाहिए, मेरी बात को समझना। इसे ऐसा क्या करना चाहिए, समस्या क्या है, समस्या मैंने बता दी। समस्या ये है कि अगर आप अपनी शिकायत लेकर के जाते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के पास, तो ज्यादातर जो आपकी शिकायत करता है वो बातचीत करने तक की क्षमता नहीं जुटा पाते, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों का व्यवहार ही कुछ ऐसा होता है। मुझे आपको यहाँ पे इस कंडीशन के बिहाफ पे समझाना है कि अगर यहाँ पर ए हमने शिकायतकर्ता के रूप में लिया है, तो बी क्या है, प्रशासनिक अधिकारी है। आप मुझे ये समझाइएगा कि बी जो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी है, ये ऐसा क्या कार्य करें कि ए जो शिकायत करता है वो अपनी शिकायत को विदाउट एनी हेजिटेशन पूरी ईमानदारी के साथ रख दे, कि जो मामला है बिल्कुल वैसा ही रख दे, कुछ छिपाए ना। क्या करना चाहिए एसडीएम साहब को। भाई मैं अगर हूंगा तो मैं तो ये काम करूंगा, सबसे पहले जो शिकायत करता है इसके व्यक्तित्व में, शिकायतकर्ता के व्यक्तित्व में क्या करूंगा, मैं शिकायतकर्ता के व्यक्तित्व में, है ना, एक भरोसा पैदा करूंगा, एक विश्वास, एक भरोसा पैदा करूंगा, विश्वास। और भरोसा पैदा करने के लिए आपको बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं है ना। पीड़ित व्यक्ति जो आपका होता है, पीड़ित व्यक्ति के साथ अगर आप हल्केपन में भी नैतिक भरा व्यवहार कर लेंगे तो वो उसी से आपको अपना सब कुछ बता देगा। यानी कि मैं भरोसा विद इन सेकंड पैदा कर दूंगा, और विद इन सेकंड पैदा करने का मतलब क्या है, मुझे ज्यादा बड़ा काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी ओर से क्या है, इसको कुछ ऑफर करूंगा, और इसको जो मैं ऑफर करूंगा, मैं केवल इतना ऑफर करूंगा कि एक गिलास पानी, चल के आया है, परेशान है, पीड़ित है, दुविधा में है, मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, केवल एक गिलास पानी पिलाऊंगा। और ये जो एक गिलास पानी है ना, ये एक गिलास पानी ही शिकायतकर्ता के व्यक्तित्व में क्या कर देगा, मेरे प्रति भरोसा पैदा कर देगा। और सर वो थोड़ी सी स्माइल भी अगर कर देंगे तो सर उसको उसका डर और भी निकल जाएगा। स्माइल नहीं करेंगे तो सर डर के मारे तो हालत ही खराब हो जाएगी। लगता है कि आपने इंदिरा गांधी से थोड़ी थोड़ी दूरी बना ली है, हैं? नो सर, हम लोग के अधिकारी सर हम लोग भी सामना करते, डर के मारे हम लोग की हालत खराब होती है। लेकिन जब थोड़ा सा कोई स्माइल करता तो लगता नहीं ये अधिकारी अच्छा है, तो सर हम लोग अपनी प्रॉब्लम कह पाते हैं। तो सर वो मैंने अपने आप को वहां पे व्यक्त वो शिकायत करता अपने आप को बना लिया ना, इसलिए सर मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए। निश्चय ही कहा आपने, थोड़ा मुस्कुरा भी देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं मुस्कुरा नहीं पाते हैं कई बार, है ना।
मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपका आंसर को रिजेक्ट कर रहा हूं, आप लोग जैसा व्यवहार करेंगे आपका व्यवहार, मतलब ये समझाने वाली बात है। ये क्या केवल समझाने वाली बात है? आपने कहा कि हम मुस्कुरा के बात करेंगे तो भी उसको अच्छा लगेगा, बिल्कुल। अगर आप एक गिलास पानी ऑफर करेंगे तो भी क्या उसको अच्छा लगेगा, है ना? जबकि ऐसा होता नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो कुछ मैंने आपको लिखा है कि गैप जो आ रहा है ना, कि असल में देखो, यहां मैंने लिखा है कि सरकार की इच्छा तो यही है कि जो आपके प्रशासनिक अधिकारीगण हैं वो अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी के साथ करें। लेकिन ईमानदारी, जैसे मैंने बताया, महंगा सौदा है। आपको नैतिक मूल्य अपने व्यक्तित्व में लाने पड़ेंगे। तो प्रैक्टिकली एक चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जब कभी भी इन फ्यूचर आपके सामने मुद्दा पैदा हो, तो जो शिकायतकर्ता तो आपके सामने आएंगे ही, और शिकायतकर्ताओं को आपको क्या है, एंटरटेन भी करके चलना पड़ेगा, उनकी बातों को आपको सुनना भी पड़ेगा। लेकिन बातचीत की प्रक्रिया में डराना, धमकाना या ऐसा बलबन जैसा व्यवहार नहीं करना है। कहने का मतलब ये, आप बलबन बनने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि आपके व्यक्तित्व में उस समय फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए आप इस तरह के छोटे मोटे काम कर सकते हैं। और ये जो आपके छोटे मोटे काम है ना, ये आपको बड़ी आसानी के साथ ये बता देंगे कि जो आपका मुख्य शिकायत करता है वो पूरी ईमानदारी के साथ सारी बात आपके सामने रख देगा, है ना? कभी आपने देखा होगा कि मई जून की गर्मी में हम लोग जैसे बाहर घूमते रहते हैं, कोई किसी काम से जा रहा, कोई कैसे जा रहा, कोई कैसे जा रहा है, तो कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं जो आपसे डिमांड करते हैं कि भी हमको एक गिलास कुछ पिला दो, जूस पिलवाने के लिए कह सकते हैं, या नींबू पानी पिलवाने के लिए कुछ कह सकते हैं, या कोई और अदर चीज भी आपकी हो सकती है। तो अगर आप 10 या 20 रुपए का एक गिलास नींबू पानी भी पिलवा देते हैं, तो आप उस व्यक्ति के चेहरे पर खुशी देख, वही सब कुछ है। यही सिखाना चाहता है आपको नीतीश छात्र कि एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपका क्या मामला रहेगा। एक कहानी सुनाता हूं, ये विषय बड़ा मजेदार है, आपको इसको पढ़ के बड़ा अच्छा लगेगा। मैं डिस्ट्रिक्ट संभल से बिलोंग करता हूं, और ये बड़ी पुरानी बात है। तो डिस्ट्रिक्ट संभल में ये बात हमारे दादाजी ने हमको सुनवाई बताई थी एक बार, कि डिस्ट्रिक्ट संभल में एक कोतवाल आए थे, उनका नाम था भगत, उनको भगत ही कहा कहते थे। इतने पुराने समय की बात है। तो उन्होंने अपने एक आदेश के माध्यम से कहा कि पूरे शहर में जितने भी रिक्शा चालक हैं वो अपने रिक्शे के आगे क्या लगाएंगे, लाइट। आप लाइट लगाएंगे तब जाकर क्या आप अपने रिक्शे को चलाएंगे, है ना? उनका व्यवहार कठोर बताया जाता है, लेकिन उस समय कितने पुराने समय की बात है। तो जैसे उन्होंने आदेश दिया कि भी पूरे शहर के जो आपके रिक्शा चालक हैं वो लाइट लगाएंगे, और लाइट लगाने का उद्देश्य ये है कि भी सुविधा आपकी भी है, सुविधा जो आपका ग्राहक है उसकी भी है, दोनों को हम सुविधा देना चाहते हैं, आप ये काम कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब वो किसी गांव को विजिट करते थे, उस समय की सोसाइटी में क्या होता था कि गांव में आप अपने पशुओं के लिए घास काटने जाते हैं। और जब गांव में जब आप अपने पशुओं के लिए घास काटने जाते हैं, तो पुराने समय में क्या होता, आज भी ये रेफरेंसेस आते रहते हैं। तो जो पति और पत्नी है, घास तो दोनों ने काटी, लेकिन घास का जो आपका वो गट्ठर है वो क्या है, वो पत्नी के सर पर रखा हुआ है। पत्नी घास लेके जा रही है और पति क्या पीछे पीछे चल रहा है। तो जब जब उनके सामने दृश्य आता था, तो घास का वो जो आपका गट्ठर है वो पति के सर पर रखवा दिया करते थे। ये महिलाओं के लिए उनका क्या एक फ्लेक्सिबल ट्रीटमेंट है। बाल अगर किसी के बहुत ज्यादा बड़े हैं, कहते हैं उनके साथ एक नाई चला करता था, बाल अगर बहुत ज्यादा बड़े हैं तो ऑन द स्पॉट पकड़ के बाल कटवा दिए, कुछ ऐसे कार्य है। और जब उनका ट्रांसफर हुआ ना, तो पूरे संभल जो आपका एक स्थान है, पूरे संभल के रिक्शा चालकों ने अपने जो रिक्शाज हैं वो कोतवाली के गेट के आगे खड़े कर दिए। इसे कहते हैं अधिकार। ये अगर आपका ट्रांसफर होने का नौबत भी आ जाए, तो लोग आपको बाहर तक छोड़ने आए, लोग आपका वेलकम करें कि आपने हमारे लिए अच्छा काम किया है। लोग ये ना कहें कि बहुत बुरा था, ट्रांसफर हो गया, जान छूट, है ना? तो एक तो ये चीज मैंने कंडीशन के बिहाफ पे आपको समझाई है। ये मैंने जनरली प्रशासनिक अधिकारी कह लिया, एसडीएम। दूसरी बात आपको बताते हैं, एक बहुत बड़ी बात है, और आपको पता होगा कि असल में होता क्या है। हालांकि उत्तराखंड में तो खैर इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा है। और मैं क्लास में कई बार कहता भी रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर एक कांस्टेबल की वर्दी भी आ जाती है तो वो अपने आप को डीजीपी समझने लगता है। आसपास के लोगों का जीवन ऐसा कर देता है कि बस उनका जीना क्या हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल एक बात हो रहा है अभी पहले,
कि मान लीजिए आपने फिर क्या लिया, ए, और ए को आपने क्या माना, शिकायत करता, शिकायत। और इस बार जो आपका शिकायत करता है ये किसके पास गया है, बी के पास, और बी को हमने क्या माना, पुलिस प्राधिकारी माना, बी को हमने क्या माना, पुलिस प्राधिकारी माना, बी को हमने क्या माना यहाँ पर, पुलिस प्राधिकारी माना, राइट। अब मामला ये है कि ये जो आपका ए यहाँ पर शिकायत करता है, ये बी जो पुलिस प्राधिकारी के पास गया है, तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये बात सभी लोगों पर लागू होती है, लेकिन जो आपके पुलिस प्राधिकारी हैं उनकी लैंग्वेज को जरा एक बार आप कैलकुलेट करके दें। उनकी लैंग्वेज क्या होती है, काफी ज्यादा एब्यूजिव होती है, उनकी लैंग्वेज काफी ज्यादा क्या होती है, एब्यूजिव होती है। इसलिए जो आपके शिकायत करता है, शिकायतकर्ता का जो व्यक्तित्व है, शिकायतकर्ता का जो आपका व्यक्तित्व है, आप देखेंगे पुलिस प्राधिकारी के सामने उसमें क्या होगा, हेजिटेशन होगा, पुलिस प्राधिकारी के सामने क्या होगा, उसमें हेजिटेशन होगा। तो नीतीश शास्त्र ये डिमांड कर रहा है कि भैया आप अपनी लैंग्वेज में सुधार करें, ताकि जो शिकायत करता है वो आप पर भरोसा व्यक्त कर सके, और ये गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि पुलिस प्राधिकारियों और जनता के बीच में जो लगातार गैप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इस गैप को फिलअप कौन करवाना चाहता है, नीतीश शास्त्र करवाना चाहता है। और ये बात मैंने यहाँ जो बताई है और यहाँ जो बताई है, ये सारे व्यक्तियों पर लागू तो नहीं होगी, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम बहुत कम संख्या में लोग ऐसे मिलेंगे जो अपनी नौकरी को नौकरी के तरीके से जीना चाहते हैं। बन गई कंडीशन, कुछ कह रहे थे आप? हम्म। जी। नहीं नहीं, बात तो खैर आपकी ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम कोई भी कंडीशन बनाते हैं तो हमें कंडीशन बीच में तोड़नी नहीं चाहिए, हमें कंडीशन को क्या करना है, पूरा करना है। यहाँ अगर हम ये कहेंगे कि वो पानी पिएंगे या नहीं पिएंगे, हमको उस पर नहीं जाना, हमको उनको पानी पिलवाना है, आइडियल आंसर देना, हम तो उनको पानी पिलवाएंगे, तो हमें यही तो समझना है, क्योंकि हम नीतीश शास्त्र का मेन ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं। तो जो कंडीशन हम बनाएंगे, हम कंडीशन को बीच में तोड़ नहीं सकते, हम कंडीशन को पॉजिटिव साइंस में लेके चलेंगे। हम खुद कह रहे हैं कि हमको तो पानी पिलवाना है, हमको तो ये सिखाना है किसको, एक प्रशासनिक अधिकारी को, कि आप एक लचीलापन व्यवहार करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी अपने व्यक्तित्व में लाएंगे, ताकि शिकायतकर्ता आपके प्रति अपने व्यक्तित्व में भरोसा पैदा करे, और जिस शिकायत को जिस तरीके से वो लेकर के आया है उस तरीके से क्या है, आपके सामने उसी शिकायत को रख दे। तो दो कंडीशन मैंने आपके सामने बनाई है, और नीतीश शास्त्र का यही बड़ा उद्देश्य है प्रशासनिक अधिकारियों के संदर्भ। नहीं नहीं नहीं, उतना आइडियलिस्टिक बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, होगा क्यों नहीं होगा, मैंने अभी एक एग्जांपल आपको दिया, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो अपने जीवन में आदर्शों को लेकर के व्यवहार करते हैं। बिल्कुल आप कह सकते हैं, देखिए उन्होंने मुस्कुराहट की बात की, मैंने उनका आंसर ओके किया, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, एक गिलास पानी, आप इसको रिप्लेस करके जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लिखना तो आपने है ना। तो जब लिखना आपने है, तो आपके लिए जो सूटेबल एग्जाम्पल हो सकता है आप उसी सूटेबल एग्जाम्पल को वहां जोड़ के चलें, जैसा आपको लगे। लेकिन आपको कहना यह है, आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि शिकायतकर्ता के मन में प्रशासनिक अधिकारी के प्रति एक भरोसा पैदा हो जाए, उसके लिए जो भी आप नैतिक मूल्यों पर आधारित होकर के व्यवहार करेंगे उतना ही क्या रहेगा आपका, ठीक है। ठीक है, एक हेडिंग बनाइए, ये तो उद्देश्य हमने किसके बारे में बताया है, प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में। ठीक है, नीति शास्त्र का संदेश समाज के संदर्भ में क्या,
नीति शास्त्र का संदेश समाज के संदर्भ में क्या? नीति शास्त्र का संदेश समाज के संदर्भ में क्या? नीति शास्त्र का संदेश समाज के संदर्भ में क्या? राइट। अब देखो, मैंने कहा ना आपको ईमानदारी बड़ा महंगा सौदा है। वो तो मैंने बता दिया कि नैतिक मूल्यों का जनरेशन करना उतना आसान भी नहीं है। लेकिन देखो, जब आप ईमानदारी पर आधारित होकर के व्यवहार करते हो तो आपके बहुत सारे दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं और इन चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए आप प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर कहीं तैनात हैं, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे आप प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर कहीं तैनात होंगे, तुरंत आपके क्षेत्र के जो एमएलए साहब हैं या तुरंत आपके क्षेत्र के जो एमपी साहब हैं, उनका कॉल आपको आ ही जाएगा और ये तो होना ही, राइट। तो इस तरह की कंडीशन भी आपके सामने रखी जाती है, क्योंकि इसमें कुछ पैराग्राफ भी आपको आएंगे, मैं एक दिन आपको सिखाऊंगा। तो मान लीजिए अगर आप किसी क्षेत्र में एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं और आपके क्षेत्र के एमपी कहते हैं कि भाई आओ मेरे बंगले पे जरा, या एमपी साहब कहते हैं कि आओ मेरे बंगले पे जरा, अब सारा मामला किस पर टिक जाता है? अधिकारी पर। अगर आप पहले दिन ही चले गए तो फिर आपका हाथ कैसे हो गया? ऐसे हो गया। और वो हाथ कैसे रहेगा? फिर ऐसे ही रहेगा। प्रेशर्स बहुत ज्यादा झेलने पड़ते हैं और उन प्रेशर्स को कैसे झेलना है, कैसे उनसे बाहर निकलना है, कब कैसे किसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, यही आपको नीति शास्त्र सिखा करके चलेगा। इस चीज का ट्रीटमेंट हम करना चाहेंगे महात्मा गांधी की ओर से। थिंकर्स जो जो आपके सिलेबस में होंगे, हम सबको शुरुआत में उन्हीं को कैलकुलेट करके चलेंगे महात्मा गांधी की ओर से। यानी कि अगर आपको कभी ये बताना पड़े कि भी नीति शास्त्र का जो एक मेन मैसेज है, जो मुख्य संदेश है, वो समाज के बारे में क्या है, मतलब आपको प्रशासनिक अधिकारी के बारे में तो बता देना है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी रहेगा कहाँ? समाज में। आप कहाँ पर हैं? समाज में। तो नीति शास्त्र का एक मुख्य संदेश समाज के संदर्भ में भी क्या है, आपको लाना पड़ेगा। अब बात समझना है मेरी। महात्मा गांधी यहाँ आपकी सहायता करेंगे। नंबर पाना हो लिखने के क्रम में, तो अगर आप विचारकों को कैलकुलेट करना जानते हैं तो मेरा कहना आप। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये जो कंटेंट मैं आपको दूंगा या जो हम बड़े बड़े पैराग्राफ लिखेंगे, बड़ी बड़ी कंडीशंस बनाएंगे, आप पहले इन पे काम करें, ठीक है। तो महात्मा गांधी कैसे सहायता करेंगे? आपको पता ही होगा कि महात्मा गांधी का एक प्रिंसिपल आया था जिसको कहते हैं सत्य एवं अहिंसा। सत्य एवं अहिंसा बनाइए कंडीशन। महात्मा गांधी कहते हैं कि ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, राइट। अगली बात महात्मा गांधी कहते हैं कि ईश्वर का एक अन्य रूप, ईश्वर का एक अन्य रूप मानवीय प्रेम, मानवीय प्रेम।
ईश्वर का एक अन्य रूप क्या मानवीय प्रेम है। यानी कि ईश्वर ये चाहते हैं कि एक मनुष्य का व्यवहार अगर दूसरे मनुष्य के साथ आए तो संघर्ष के धरातल पर ना आए बल्कि सहयोग के धरातल पर आए। इसे क्या कहते हैं, मानवीय प्रेम की भावना। साथियों, आगे महात्मा गांधी कहते हैं कि मानवीय प्रेम की भावना मानवीय प्रेम की भावना सद्गुणों के माध्यम से आती है। मानवीय प्रेम की भावना सद्गुणों के माध्यम से आती है। मानवीय प्रेम की भावना सद्गुणों के माध्यम से आती है। आगे महात्मा गांधी कहते हैं कि सद्गुण अच्छे गुण, सद्गुणों का आधार सद्गुणों का आधार क्या है, अहिंसा है। अगर आप महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा का पालन करेंगे तो आपके व्यक्तित्व में सद्गुण आएंगे, अच्छे विचार आएंगे। यही सद्गुण प्रमोट करेंगे आपके व्यक्तित्व में किसको, मानवीय प्रेम की भावना को। और ईश्वर का यही क्या है, संदेश है। यानी कि महात्मा गांधी के इस सिद्धांत का निष्कर्ष ये निकलता है कि के अहिंसा के मार्ग का पालन करते हुए अहिंसा के मार्ग का पालन करते हुए मानवीय प्रेम के लक्ष्य की पूर्ति मानवीय प्रेम के लक्ष्य की पूर्ति मानवीय प्रेम के लक्ष्य की, पहले इतना बनाइए। हो गया है ना। मैं सर को बोल के आपके लिए पैराग्राफ्स आते हैं, इसमें कुछ कंडीशन ओरिएंटेड, वो बनवा दूंगा। लेकिन अभी उसमें थोड़ा समय लेकर के चलना है। पहले आपको जो अदर कैलकुलेशन है वो करनी है, ठीक है। अब देखिए, इसको आपको जोड़ना कैसे है, जोड़ने की कला भी आपको क्या सीखनी पड़ेगी। ये बना लिया आपने, लिखिएगा जरा। महात्मा गांधी महात्मा गांधी सत्य एवं अहिंसा महात्मा गांधी सत्य एवं अहिंसा जैसे सिद्धांत के माध्यम से महात्मा गांधी सत्य एवं अहिंसा जैसे सिद्धांत के माध्यम से मानवीय समुदाय के मध्य मानवीय समुदाय के मध्य मानवीय समुदाय के मध्य मानवीय प्रेम की भावना को मानवीय समुदाय के मध्य मानवीय प्रेम की भावना को स्थापित करना चाहते थे। मानवीय समुदाय के मध्य मानवीय प्रेम की भावना को स्थापित करना चाहते थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि और जैसा कि हम जानते हैं कि और जैसा कि हम जानते हैं कि और जैसा कि हम जानते हैं कि
यदि मानवीय समुदाय, और जैसा कि हम जानते हैं कि यदि मानवीय समुदाय, और जैसा कि हम जानते हैं कि यदि मानवीय समुदाय में मानवीय प्रेम की भावना अपना व्यवहार करती है, मानवीय प्रेम की भावना अपना व्यवहार करती है, तब समाज में अनावश्यक संघर्षों का पनपना रुक जाता है। गहरी बात है। तब समाज में अनावश्यक संघर्षों का पनपना रुक जाता है। तब समाज में अनावश्यक संघर्षों का पनपना रुक जाता है। तब समाज में अनावश्यक संघर्षों का पनपना रुक जाता है। बात आ रही नहीं समझ में? तब समाज में अनावश्यक संघर्षों का पनपना रुक जाता है। वस्तुतः गांधी जी का यह मानना रहा, वस्तुतः गांधी जी का यह मानना रहा कि मानवीय समुदाय के लोगों को अहिंसावादी होना चाहिए। वस्तुतः महात्मा गांधी का यह मानना रहा, वस्तुतः महात्मा गांधी का यह मानना रहा कि मानवीय समुदाय के लोगों को, कि मानवीय समुदाय के लोगों को अहिंसावादी होना चाहिए। मानवीय समुदाय के लोगों को अहिंसावादी होना चाहिए। लेकिन अहिंसात्मक व्यवहार तो वही करेगा, 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 लेकिन अहिंसात्मक व्यवहार तो वही करेगा जिसका व्यक्तित्व नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होगा, जिसका व्यक्तित्व नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होगा, जिसका व्यक्तित्व नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होगा। कुल मिलाकर महात्मा गांधी, कुल मिलाकर महात्मा गांधी मानवीय समुदाय के लोगों को, कुल मिलाकर महात्मा गांधी मानवीय समुदाय के लोगों को नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण करना चाह रहे थे। कुल मिलाकर महात्मा गांधी मानवीय समुदाय के लोगों को नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण करना चाह रहे थे। नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण करना चाह रहे थे। ठीक है। अभी मैं नीति शास्त्र को नहीं जोड़ रहा हूं क्योंकि मैं ये सिखाना चाहता हूं कि और अच्छे नंबर आप कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। मुख्य परीक्षा में मैंने बार बार आपको समझाया होगा कि लेखन की प्रक्रिया में आपका व्यवहार केवल एक ही दिशा में नहीं होना चाहिए, आपका व्यवहार मल्टी डायरेक्शन में होना चाहिए। जहां से जो आप जोड़ पाए अच्छे तरीके से वो आप जोड़। हमने महात्मा गांधी को जोड़ के दिखाया। अब एक और चर्चा करते हैं, फिर दोनों को किसके साथ जोड़ देंगे? नीति शास्त्र के साथ। तो आप ये अच्छे से बता पाएंगे कि नीति शास्त्र का समाज के संदर्भ में संदेश क्या है। आपने प्राचीन भारतीय इतिहास में पढ़ा होगा, बनाइए ड्राफ्टिंग इसकी। अशोक का धम्म का सिद्धांत। अब आपको यहाँ पे ये नहीं समझाना है कि अशोक का धम्म का सिद्धांत कोई नया धर्म था या अशोक का धम्म का सिद्धांत तो बौद्ध धर्म था। आपको यहाँ पे ये नहीं समझाना है, आपको यहाँ पे कुछ अलग डिस्कशन करना है। अशोक का धम्म का सिद्धांत, तो देखिए अशोक का जो धम्म का सिद्धांत है यह है नैतिक मूल्यों का।
नैतिक मूल्यों का एक संग्रह। नैतिक मूल्यों का एक संग्रह। कुछ बता भी देंगे, जैसे अशोक अपने धम्म के सिद्धांत के माध्यम से किस प्रकार की नैतिक शिक्षाएं दे रहा है। माता पिता का सम्मान करें। माता पिता का सम्मान करें। करते हैं आप लोग? हैं? हाँ, माता पिता का सम्मान अवश्य करें। नंबर 2, अपने गुरुजनों का सम्मान करें। अपने गुरुजनों का सम्मान करें। करते हैं? अपने गुरुजनों का सम्मान करें। अच्छे मित्र बनाएं। अच्छे मित्र बनाएं। तथा उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। तथा उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। तथा उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। पशु पक्षियों की हत्या ना करें। पशु पक्षियों की हत्या ना करें। पशु पक्षियों की हत्या ना करें। बौद्ध भिक्षु, बातचीत नहीं भी, बौद्ध भिक्षु जैन साधु ब्राह्मण साधु, इन सभी का सम्मान करें। इन सभी का सम्मान करें। माता पिता का सम्मान करें, अपने गुरुजनों का सम्मान करें, अच्छे मित्र बनाएं तथा उनके साथ व्यवहार भी अच्छा करें, है ना। ये नहीं कि टांग पकड़ के आपको खींचना हो। पशु पक्षियों की हत्या ना करें। बौद्ध भिक्षु हो, जैन साधु हो या ब्राह्मण साधु हो, इन सभी का आपको क्या करना है? सम्मान करना। लिखो जरा, बनाओ लैंग्वेज इसकी, तो दोनों को कंबाइन करके जोड़ देंगे बाद में लास्ट में आकर। सम्राट अशोक ने अपने धम्म के सिद्धांत के माध्यम से सम्राट अशोक ने अपने धम्म के सिद्धांत के माध्यम से अपनी ही प्रजा को अपनी ही प्रजा को नैतिक मूल्यों पर आधारित अपनी ही प्रजा को नैतिक मूल्यों पर आधारित संदेश दिए। अपनी ही प्रजा को नैतिक मूल्यों पर आधारित संदेश दिए। असल में सम्राट अशोक भी अपने धम्म के सिद्धांत के माध्यम से असल में सम्राट अशोक भी अपने धम्म के सिद्धांत के माध्यम से असल में सम्राट अशोक भी अपने धम्म के सिद्धांत के माध्यम से असल में सम्राट अशोक भी अपने धम्म के सिद्धांत के माध्यम से अपनी प्रजा के बीच में मानवीय प्रेम की भावना को स्थापित करना चाहता था। अपनी प्रजा के बीच में मानवीय प्रेम की भावना को स्थापित करना चाहता था।
अपनी प्रजा के बीच में मानवीय प्रेम की भावना को स्थापित करना चाहता था। अपनी प्रजा के बीच में मानवीय प्रेम की भावना को स्थापित करना चाहता था। सम्राट अशोक का बड़ा उद्देश्य यह था कि सम्राट अशोक का बड़ा उद्देश्य यह था कि सम्राट अशोक का बड़ा उद्देश्य यह था कि मेरी प्रजा के मध्य अनावश्यक संघर्ष ना पनपे। मेरी प्रजा के मध्य अनावश्यक संघर्ष ना पनपे। मेरी प्रजा के मध्य अनावश्यक संघर्ष ना पनपे, बल्कि मेरी प्रजा के मध्य बल्कि मेरी प्रजा के मध्य बल्कि मेरी प्रजा के मध्य हमेशा पारस्परिक सहयोग बल्कि मेरी प्रजा के मध्य हमेशा पारस्परिक सहयोग बल्कि मेरी प्रजा के मध्य हमेशा पारस्परिक सहयोग का धरातल कार्य करे। बल्कि मेरी प्रजा के मध्य हमेशा पारस्परिक सहयोग का धरातल कार्य करे। पैराग्राफ चेंज करेंगे। महात्मा गांधी ने अपने सत्य एवं अहिंसा जैसे सिद्धांत के माध्यम से महात्मा गांधी ने अपने सत्य एवं अहिंसा जैसे सिद्धांत के माध्यम से तथा सम्राट अशोक ने अपने धम्म के सिद्धांत के माध्यम से तथा सम्राट अशोक ने अपने धम्म के सिद्धांत के माध्यम से एक समान व्यवहार ही किया। वो यह कि समाज में अनावश्यक संघर्षों को पनपने से कैसे रोका जाए। वो यह कि समाज में अनावश्यक संघर्षों को पनपने से कैसे रोका जाए। वो यह कि समाज में अनावश्यक संघर्षों को पनपने से कैसे रोका जाए। असल में जब किसी भी समाज में अनावश्यक संघर्ष पनपते हैं, असल में जब किसी भी समाज में अनावश्यक संघर्ष पनपते हैं, असल में जब किसी भी समाज में अनावश्यक संघर्ष पनपते हैं, तो ऐसे में समाज का विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाता है। तो ऐसे में समाज का विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाता है। तो ऐसे में समाज का विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाता है। वर्तमान समय में नीति शास्त्र जैसी व्यवस्था वर्तमान समय में नीति शास्त्र जैसी व्यवस्था
महात्मा गांधी तथा सम्राट अशोक, महात्मा गांधी तथा सम्राट अशोक के विचारों को नया जीवन देने का प्रयास कर रही है। महात्मा गांधी तथा सम्राट अशोक के विचारों को नया जीवन देने का प्रयास कर रही है। नीति शास्त्र का बड़ा उद्देश्य नीति शास्त्र का बड़ा उद्देश्य प्रशासनिक अधिकारियों के व्यक्तित्व को नीति शास्त्र का बड़ा उद्देश्य प्रशासनिक अधिकारियों के व्यक्तित्व को नैतिक मूल्य प्रशासनिक अधिकारियों के व्यक्तित्व को नैतिक मूल्य देना तो है ही, प्रशासनिक अधिकारियों के व्यक्तित्व को नैतिक मूल्य देना तो है ही, साथ ही साथ समाज में रहने वाले साथ ही साथ समाज में रहने वाले साथ ही साथ समाज में रहने वाले लोगों को यह संदेश देना भी है, साथ ही साथ समाज में रहने वाले लोगों को यह संदेश देना भी है, साथ ही साथ समाज में रहने वाले लोगों को यह संदेश देना भी है कि जहां तक संभव हो सके आपका व्यवहार नैतिक होना चाहिए, कि जहां तक संभव हो सके आपका व्यवहार नैतिक होना चाहिए, क्योंकि आपका नैतिक व्यवहार ही क्योंकि आपका नैतिक व्यवहार ही आप ही के समाज को क्योंकि आपका नैतिक व्यवहार ही आप ही के समाज को संरक्षण भी प्रदान करेगा, आप ही के समाज को संरक्षण भी प्रदान करेगा और एक नया जीवन भी देगा और एक नया जीवन भी देगा। ठीक है, कल के लिए एक हेडिंग बना के छोड़ दें, है ना। कल पहले आपको ये सीखना है नए तरीके से, बिल्कुल नीति शास्त्र की भाषा में, है ना। मनुष्य का व्यवहार नैतिक क्यों होना चाहिए, मनुष्य का व्यवहार नैतिक क्यों होना चाहिए। सर शुरू में मेरी 10 मिनट की क्लास छूट गई थी, तो सर बुक का नाम आपने क्या बताया, एक बार बता दीजिए कौन सी बुक लेनी है। वो बुक आपको नहीं लेनी है, ओके सर। जितना पैसा आप किताब में खर्च करेंगे उतने पैसे का चाय समोसा खा लेना है, 2 समोसे एक्स्ट्रा हमारी तरफ से भी खा लेना। जी सर। हाँ, जो नोट्स आपको लिखा रहे हैं फिलहाल यही सफिशिएंट है, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बोला ना कि जो नीति शास्त्र का परम उद्देश्य है उसमें नैतिकता 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 ही है, ये चीजें प्रैक्टिकली हैं, नोट्स आपके लिए सफिशिएंट होगा, जो हम लिखा के आपको जाएंगे इस पे आप काम करें। और आप देख रहे हैं कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं अपनी बातें लिखा रहा हूं, और मेरी अपेक्षा ये कि यही खुलापन एक दिन आपके व्यक्तित्व में होना चाहिए, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट आप अपनी बातें करना सीख जाए।
सर कुछ पूछना चाहते हैं आपसे सर। जब आप शुरू में पढ़ाई करने गए थे, पहली बार क्लासेस लिया होगा आपने, क्या सर शुरू से इतना अच्छा आप मतलब बना लेते कि पढ़ते पढ़ते आपको हो गया सर? ये सवाल आपका ठीक है। पहली बात तो ये है कि जब आपने पूछ लिया तो मैं सभी के लिए कॉमन आंसर दे देता हूँ। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि जब मैं क्लास में आता हूँ तो मेरे साथ कोई और भी आता है। क्या है? कोई और भी आता है। हालांकि इस बात को लेकर के लोग मेरी काफी आलोचनाएं करते रहते हैं, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ कि आप मुझे कोई एक शब्द दीजिए और मैं शाम तक उस पर ऐसे ही बोलता रहूं, है ना। मैं एहसास करता हूँ उस शक्ति को हमेशा, जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया। ये चीज इलाहाबाद में शुरुआत में ही मेरे साथ जुड़ गई थी। इलाहाबाद में कुछ बहुत अच्छे लोगों का साथ मिला। किताबें पढ़ने की आदत सभी को होती है ना। लेकिन मेरे साथ क्या है कि किताबें या बुक्स ही मेरा जीवन है। राइटिंग अच्छी थी तो इलाहाबाद में जो आपके बहुत सीनियर कैंडिडेट्स थे जो काफी लंबे समय से मेंस दे रहे थे, मैंने एक दो बार पहले भी शायद ये चर्चा की होगी, तो वो मेरे सामने किताबें रख दिया करते थे, इनको पढ़ो और इनको पढ़ के मेंस के लिए हमारे लिए आदर्श आंसर बनाओ। तो मैं किताबें पढ़ के एक अच्छी हैंडराइटिंग में उनके लिए आदर्श आंसर्स बनाया करता था। कुछ पैसे भी मिल जाते थे बदले में। ये कई साल लगातार हुआ और वहीं से ये परिपाटी बनी कि जो एक खुलापन है या कंडीशन बनाना है या मल्टी डायरेक्शन में व्यवहार करना है, ये सब मैंने सब कुछ दिया। हालांकि परम उद्देश्य, हमारी माता जी का उद्देश्य तो केवल ये था कि हम दरोगा बन जाएं, बस। इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। हम बने भी, हम वापस भी आए, काम नहीं कर पाए। लेकिन जो जिस तरीके से आपने सवाल पूछा है कि जो खुलापन है, यह खुलापन सोचने से आता है। वही मैं लगातार आपको बोलता रहता हूँ। सर आप बुक क्यों नहीं लिखते? बढ़िया बुक लिखिए, हम लोग खरीदेंगे सर। बढ़िया मेंस के आंसर राइटिंग बहुत अच्छा रहेगा सर। उनकी मदद की तो हम लोग की भी करिए ना। अभी मैंने पढ़ा के पैसा नहीं कमाया। जिस दिन पढ़ा के पैसा कमाना शुरू कर दूंगा उस दिन किताब भी लिख दूंगा। बड़ा खर्चा होता है किताब लिखने। सोच रहा हूँ ऐसे, देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल इस विषय को लेकर के आप भरोसा व्यक्त कर सकते हैं, आपको किसी भी टॉपिक में फंसने नहीं देंगे और उद्देश्य वही रहेगा, बिल्कुल खुलापन, ओपन डिस्कशन। रफ रजिस्टर नहीं होनी चाहिए। इधर है, सबसे पीछे है। कोई बात नहीं, परिवर्तन कर देना। वो हम पहले दिन ही बोल देते हैं, रफ रजिस्टर में नहीं लिखेंगे, A4 साइज का पेपर होना चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी डिस्कशन कल करते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद आप।